गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में इससे पहले सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, यानी भू आकृति ज्योग्राफी मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, पर्यावरणीय ज्योग्राफी। और अब आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यह उसका पार्ट 4 है। क्लियर है? सॉरी, पार्ट आज हम लोग का कौन होगा, तो पार्ट 3 होगा। तो शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं। सामान्य स्तर पर जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिद्धांतों को दो वर्गों यानी एक प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल थ्योरी और दूसरा सामाजिक सिद्धांत में रखा जाता है। जैसे प्राकृतिक सिद्धांतों के अंतर्गत माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, थॉमस डबले सैडलर तथा हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा में शामिल है। तो ये लोग क्या है, तो प्राकृतिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। वहीं सामाजिक नियमों के आधार पर जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वालों में हेनरी जॉर्ज, ऑर्सन ड्यूमॉन्ट तथा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत शामिल है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, माल्थस का सिद्धांत। तो क्या है, माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि का निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में प्रकाशित किए। क्या, तो उसमें अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, क्या नाम था इनका, एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया, वो तो माल्थस। अपने सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हुए माल्थस ने बताया कि किसी स्थान में जनसंख्या की वृद्धि कैसे होगी, तो गुणोत्तर श्रेणी में, यानी 1 है तो 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 के बाद 128 और 128 से 256। जबकि जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि अंक गणितीय श्रेणी से होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस दर से बढ़ती जाती है। आगे देखिए, माल्थस ने इस आधार पर बताया कि जनसंख्या के प्रत्येक 25 वर्ष में दोगुना होने की प्रवृत्ति है तथा इस अनुपात में 200 वर्षों में जनसंख्या में 256 गुना की वृद्धि हो जाती है। यानी डबल होगी 25 वर्ष में और 200 गुना होगा कब, तो 200 वर्षों में 256 गुना वो तो जनसंख्या बढ़ जाती है। परंतु अंकगणितीय रूप से बदले जीविकोपार्जन के साधनों में केवल 9 गुना ही वृद्धि संभव हो पाती है। ऐसी स्थिति में खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आगे देखिए, यदि मनुष्य ने कृत्रिम या प्रतिबंधक नियंत्रण जैसे नैतिक नियंत्रण, विवाह स्थगन, विवाह को रोक दीजिए, विवाहोपरांत काम वासना नियंत्रण जैसे साधनों को नहीं अपनाया तो जनसंख्या प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक नियमों जैसे युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़, भूकंप, स्त्रियों संबंधी कुप्रथाएं आदि द्वारा संतुलित हो जाएगी। यानी माल्थस के अनुसार अगर मानव नहीं रुकेगा तो प्रकृति रोक देगी। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के सिद्धांत में कृत्रिम उपायों की तुलना में प्राकृतिक उपायों को ही अधिक प्रभावी माना है। माल्थस के पहला व्यक्ति था जिसने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 1972 में क्लब ऑफ रोम, याद कीजिए 1972 में कौन, तो क्लब ऑफ रोम के कुछ विद्वानों, कौन कौन, तो मीडोर्ज, रेंडर्स व वहडेंस ने वृद्धि की सीमा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे नव माल्थसवाद के अंतर्गत रखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के संसाधन तो सीमित हैं, संसाधन क्या है, फिक्स है, अतः जनसंख्या की वृद्धि विकास का कोई भी मॉडल अपनाने पर अंत में वैश्विक विध्वंस की स्थिति ही पैदा करेगी। आगे देखिए, दूसरा सिद्धांत है माइकल थॉमस सैडलर का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा, सैडलर माल्थस के सही समकालीन थे। इनकी जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत से विपरीत है। उनके अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ मनुष्य में वृद्धि की प्रकृति घटती जाती है। यानी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो जाएगी तो मनुष्य में अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की प्रकृति घटती जाएगी। थॉमस डबलडे के आहार सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का खाद्य आपूर्ति से उल्टा संबंध होगा। जनसंख्या वृद्धि का खाद्य आपूर्ति से उल्टा संबंध, यानी इनके अनुसार खाद्य आपूर्ति की दर जितनी अधिक होगी जनसंख्या की दर उतनी मंद हो जाएगी। यानी खाना मिलेगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, यानी पैसा होगा तो बच्चे नहीं पैदा करेंगे वाली बात है।
आगे देखिए, डेविड रिकॉर्डो का विचार, ये क्या कहेंगे? तो डेविड रिकॉर्डो आधुनिक अर्थशास्त्रियों में सबसे अग्रणी स्थान रखते हैं। इन्होंने श्रम का वर्गीकरण एवं उनके स्थानांतरण को आधार मानकर आर्थिक सिद्धांत विकसित किए। इसके अतिरिक्त इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भी विचार व्यक्त किया। माल्थस के घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के विचार तथा सिद्धांत में व इनके विचारों में मतभेद था। उदाहरण स्वरूप माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को विकास के प्रमुख अवरोधक के रूप में व्यक्त किया। यानी देखिए यहाँ पर ये माल्थस के घनिष्ठ मित्र थे कौन? तो रिकॉर्डो, डेविड रिकॉर्डो। जो मित्र होगा वही ना उल्टा बात बोलेगा। तो देखिए, ये डेविड रिकॉर्डो ये माल्थस के मित्र थे। मेरा कलम नहीं चल रहा है, चलो हाँ चल गया। मित्र थे, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भी इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। और क्या किया? तो माल्थस के घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के विचार तथा सिद्धांत में व इनके विचारों में मतभेद था। उदाहरण स्वरूप माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को विकास के प्रमुख अवरोधक के रूप में व्यक्त किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा हुआ? जितने हाथ उतने काम वाली बात है। इसके विपरीत रिकॉर्डो ने जनसंख्या के दबाव को विकास के लिए चुनौती मानते हुए तर्कपूर्ण ढंग से बताया कि गणनाओं द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी देश की जनसंख्या अनुकूल स्थितियां पाकर 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो इस बात की भी प्रबल संभावना है कि वैसी ही अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर उससे कम समय में देश की कुल पूंजी भी तो दुगनी हो जाएगी। इनका मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में मजदूरी की समान दर बनी रहती है। इस प्रकार रिकॉर्डो ने जनसंख्या वृद्धि को विकास का बाधक न मानते हुए आर्थिक विकास के माध्यम से माल्थस के सिद्धांत का तर्कपूर्ण आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किया। जनसंख्या वृद्धि संबंधी कुछ अन्य विद्वान हैं, इनके विचार देख लीजिए। कार्ल मार्क्स, इन्होंने क्या कहा? तो कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में जनांकी चिंतन की जैविक अवधारणा के विपरीत अपने साम्यवादी सिद्धांत के आलोक में सामाजिक अवधारणा के आधार पर अपने जनसंख्या संबंधी विचार का प्रतिपादन किया। मार्क्स के अनुसार जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का आधार आर्थिक पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था है। डी कैस्ट्रो ने बताया भोजन में उच्च प्रोटीन की मात्रा का प्रजनन क्षमता से ऋणात्मक संबंध होता है। क्या बताया इन्होंने? डी कैस्ट्रो ने कि उच्च प्रोटीन की मात्रा में अगर खाइएगा तो प्रजनन क्षमता ऋणात्मक हो जाएगा। ड्यूमोट ने अपने सामाजिक केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत के आधार पर बताया कि सामाजिक वातावरण जैसे जैसे व्यक्ति अधिक उच्च स्तरों की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है वैसे वैसे उसकी संतानोत्पत्ति में रुचि घटने लगती है। किनके हिसाब से? तो वही ड्यूमोट के अनुसार से। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर विश्लेषण, यानी फर्टिलिटी एंड मोटिलिटी। फर्टिलिटी मतलब जन्म दर और मोटिलिटी मतलब मृत्यु दर की बात हो रही है। जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से प्रभावित होते हैं, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान परिदृश्य में विश्व की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि के लिए जन्म दर एवं मृत्यु दर ही मुख्य घटक है। अतः इनके संकेतक, निर्धारक और विश्व प्रतिरूप का उल्लेख इस प्रकार है। जैसे जन्म दर के संकेतक, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट 2015 के अनुसार विश्व की अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 20 थी। माने 1000 लोगों में 20 बच्चे का जन्म होता था, 2015 की बात है। वहीं वर्ष 2013 के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 21.4 थी। अशोधित जन्म दर की गणना कैसे होगी? तो देखिए, अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष में पंजीकृत रजिस्टर्ड जीवित बच्चों की संख्या बटे उनमें जन्मे कुल बच्चों की संख्या इंटू 100। क्या मिल निकल जाएगा? अशोधित जन्म दर, यानी रजिस्टर्ड बच्चे बटा जो कितने बच्चे का जन्म हुआ उसमें 100 से गुना कर दीजिए। जन्म दर या प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारक, जैसे भारत में प्रजननशीलता को बढ़ाने के लिए कोई एक ही कारक उत्तरदायी नहीं है। यहाँ प्रजनन दर को बढ़ाने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनांकीय सभी प्रकार के कारक विद्यमान हैं। कहाँ? तो भारत की बात हो रही है। उपरोक्त कारक किसी न किसी रूप में प्रजनन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जनांकीय कारक में जैसे इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के कारक कार्य करते हैं। पहला, विवाह की सर्वव्यापकता, यानी सब लोग विवाह करेंगे।
उसके आगे देखते हैं दूसरा, कम आयु में विवाह हो जाता है, तो कम आयु में विवाह तो जल्दी बच्चे होंगे। तीसरा, अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण होना, तो गाँव में तो काम न धाम, तो क्या करेंगे, बच्चे ही पैदा करेंगे, तो ये क्या हो गया, तो यह जनांकीय कारक। दूसरा, सामाजिक कारक, तो सामाजिक कारक में इसके अंतर्गत निम्न कारक, जैसे शिक्षा का स्तर निम्न है, धार्मिक अंधविश्वास, लड़कों का अधिक महत्व, संयुक्त परिवार, समाज का रूढ़िवादी होना, सामाजिक कारक। और आगे आर्थिक कारक में इसके अंतर्गत निम्न कारक कार्य करते हैं, जैसे व्यवसायिक ढांचे में प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता, रहन सहन का स्तर, औद्योगिकरण, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, यह आर्थिक कारक है। और अन्य कारक में इसके साथ ही अन्य कारक भी प्रजननता को प्रभावित करते हैं, जैसे भौगोलिक दशाएं, नगरीकरण इत्यादि। क्लियर है? आगे देखिए, किंग्सले डेविस और ज्यूडिस ब्लैक, क्या नाम है इनका, किंग्सले डेविस एवं ज्यूडिस ब्लैक ने प्रजननता को प्रभावित करने वाले तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक शिशु तभी पैदा हो सकता है जब सहवास हो, सहवास के परिणाम स्वरूप गर्भधारण हो, गर्भ सफलतापूर्वक अपनी अवधि पूरी करे तथा सुरक्षित प्रसव करे, तभी ना बच्चा होगा। किसके अनुसार, तो किंग्सले डेविस और ज्यूडिस ब्लैक के अनुसार। इन 3 अवस्थाओं को डेविस ने क्या कहा, इंटरमीडिएट वेरिएबल कहा है। इनमें कुल 11 कारक सम्मिलित हो सकते हैं। तो कौन कौन 11 कारक सम्मिलित होंगे, इस प्रकार प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले तत्वों में प्रोफेसर D.S. नाग ने 3 वर्गों में इसको विभाजित किया। कौन कौन, जैविक तत्व, प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व और अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व की बात होती है। आगे देखिए, प्रोफेसर डोनाल्ड बोग द्वारा प्रजननता का वर्गीकरण, कौन, तो नाम इनका डोनाल्ड बोग। प्रोफेसर डोनाल्ड बोग ने भी प्रजननता को प्रभावित करने वाले 8 कारक बताए हैं। कौन, पहला वैवाहिक स्तर, इसके अंतर्गत आयु, तलाक आदि कारक सम्मिलित हैं। दूसरा, शैक्षणिक स्तर, इसके अंतर्गत शिक्षित तथा अशिक्षित को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा, क्षेत्रीय वितरण, क्षेत्रीय वितरण, इसमें ग्रामीण एवं नए नगरीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। वातावरण, वातावरण में गर्म वातावरण या ठंडा वातावरण। आगे देखिए, जीवन स्तर, जीवन स्तर में निम्न, मध्यम तथा उच्च। और आय में उच्च वर्ग, गृहकार, उच्च वर्ग या गृहकार और रोजगार प्राप्त वाले होंगे। और परिवार में देखिए, संयुक्त परिवार या एकल परिवार। रोजगार में बेरोजगार होंगे, गृहकार करेंगे या रोजगार प्राप्त व्यक्ति होगा। यही नहीं, कौन, तो प्रोफेसर डोनाल्ड बोग के द्वारा। कौन कौन, तो इन्होंने 8 भागों में बांटा, वैवाहिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, क्षेत्रीय वितरण, वातावरण, जीवन स्तर में निम्न होगा या उच्च स्तर होगा। इसी तरह आय में विविधता हो सकती है, परिवार में भी अंतर होगा, परिवार संयुक्त होगा या एकल होगा। और रोजगार में भी अंतर होगा, या बेरोजगार हो सकता है व्यक्ति, या रोजगार प्राप्त हो या घर में बैठकर काम करे। मृत्यु दर के संकेतक देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2015 के अनुसार विश्व की अशोधित मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 8 थी। वहीं 2013 के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर प्रति 1000 में 7 थी। इसकी गणना कैसे करेंगे, देखिए, अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष में मृत बच्चों की संख्या, और कितने मर गए, भाग देंगे उसमें किससे, तो उस वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या इंटू 1000, तो जो आएगा वह अशोधित मृत्यु दर होगा। यहाँ देखिए, भारत में मृत्यु दर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में मृत्यु के आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए मुख्यतः 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड। इसी विधि में प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु समंकों का अनुमान लगाया जाता है। इनमें जीवन समंक पंजीकरण विधि, राष्ट्रीय न्याय दर से सर्वेक्षण विधि तथा न्यायदर्श पंजीकरण प्रणाली विधि अपनाई जाती है। और परोक्ष विधि में, इनडायरेक्ट में, इसके अंतर्गत लगातार 2 जनगणनाओं के आयु समंकों को प्राप्त कर विभेदक विधि तथा उत्क्रमित उत्तरजीविता विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में सभी स्रोतों से उपलब्ध मृत्यु संबंधी समंकों के अध्ययन एवं विश्लेषण से यहाँ की मृत्यु दर की प्रवृत्तियों का स्पष्ट अनुमान लगाया जाता है। यद्यपि भारत में विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, लेकिन धीरे धीरे इस प्रवृत्ति में गिरावट आ रही है, जबकि जन्म दर स्थिर है, जिससे जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई है। यहाँ का जीवन स्तर नीचा होने के कारण जीवन प्रत्याशा कम है। कहाँ की, तो भारत की। देखिए, जहाँ पर भारत में 1891 से 1900 में मृत्यु दर 40.4 था प्रति 1000 में, वह अभी कितना है, तो 2010 के बाद में 7.2, यानी मृत्यु दर 18 है, 1951 से 60 में था, और 2010 में यह भारत का मृत्यु दर 7.2 है। कितना घट गया,
आगे देखिए, अतः तालिका से क्या स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष में 1891 से 1920 तक के 30 वर्षों में मृत्यु दर काफ़ी ऊंची रही, परंतु इसके उपरांत मृत्यु दर में क्रमशः गिरावट आती गई और देश में वर्ष 1891 से 1921 तक व्यापक महामारी तथा अकाल के कारण मृत्यु दर काफ़ी ऊंची रही थी। तो सबसे अधिक मृत्यु दर कब थी प्रदेश में? तो यह देखिए यहाँ पर 1910 से 1920 में। क्यों? क्योंकि इसी समय स्पेनिश फ्लू का प्रकोप था। अब आगे देखिए, मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी यानी मृत्यता के कुछ निर्धारक यानी उसके मापक देखिए। किसी भी देश में ऊंची मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कुछ निम्न कारक हैं, जैसे निर्धनता। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धनता या गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है, जिससे व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं अपूर्ण रह जाती है। दूसरा, जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव। ऐसी स्थिति में रोगों से बाधित व्यक्तियों का समय पर इलाज संभव नहीं हो पाता, जिससे व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु होना स्वाभाविक ही है। शिक्षा का निम्न स्तर। भारत में आज भी शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, जिसके कारण व्यक्तियों में जागरूकता नहीं आ पाती और स्वास्थ्य के प्रति वे सचेत नहीं रह पाते हैं। प्राकृतिक प्रकोप। भारत में ऊंची मृत्यु दर का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर समय समय पर आने वाले प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसमें बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप आदि है। कभी कभी संक्रामक बीमारियाँ जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक तथा पहले 1918-20 में स्पेनिश फ्लू आया था और अभी कोरोना है, देखिए कितने लोग मरते हैं। और अंधविश्वास तथा सामाजिक आदतें। भारत में आज भी बीमारियों को देवी प्रकोप माना जाता है, उचित शिक्षा चिकित्सा नहीं करा पाते हैं तथा झाड़ फूक में विश्वास करते हैं। परिणाम क्या होगा? मर ही जाएंगे और क्या करेंगे। और बाल विवाह तथा अधिक संतान की इच्छा। तो भारत में कम आयु में विवाह करने की प्रथा आज भी प्रचलित है, जिसके कारण यौन संबंध में भी कम आयु में स्थापित हो जाते हैं। क्या? तो यौन संबंध। परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। जन्म दर तथा मृत्यु दर का विश्व प्रतिरूप। यह क्या है? देख लीजिए। जन्म दर एवं मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में सहायक होती है। उल्लेखनीय है कि विश्व की 46% जनसंख्या अल्प प्रजनन दर वाले देशों में पाई जाती है। इन देशों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सभी देश तथा एशिया के कुछ देश और लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई के कुछ देश विशेषकर शामिल हैं। इसके साथ ही लगभग विश्व की 46% जनसंख्या मध्यम प्रजनन दर वाले देशों में पाई जाती है, जैसे जिसमें भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेक्सिको और फिलीपींस शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त विश्व की लगभग 9% जनसंख्या उच्च प्रजनन दर वाले देशों में है। ऐसे देशों में विशेषकर अल्प विकसित देश शामिल हैं। इन देशों में अफ्रीका के देश एवं एशिया के कुछ इस्लामिक कंट्री शामिल हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर का महाद्वीपीय विस्थापन देखिए, यानी प्रतिरूप। ये कितना कहाँ मिलेगा? अफ्रीका। वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2015 के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 36 एवं 10 थी। 1000 पर जन्म दर 36 और मृत्यु दर 10 कहाँ की? तो अफ्रीका की। तो क्या होगा? आबादी कितना बढ़ेगा? तो 26 आबादी बढ़ जाएगा प्रति 1000 की आबादी में, यानी यहाँ पर आबादी बहुत अच्छी खासी रफ्तार से बढ़ रहा है। कहाँ? तो अफ्रीका की बात है। अतः यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए यहाँ वर्ष 2015 से 2050 के बीच जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर के साथ विश्व जनसंख्या वृद्धि में अफ्रीका का आधे से अधिक का अनुमान लगाया गया है। यानी जो वृद्धि दुनिया में होगा उसमें आधे से अधिक कहाँ वृद्धि होंगे? तो अफ्रीका में। एशिया में देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2015 के अनुसार एशिया में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 18 और 7 थी। यानी यहाँ पर मृत्यु दर 18 और जन्म दर 18 और मृत्यु दर 7, यानी यहाँ भी जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन अफ्रीका के हिसाब से कम। इस प्रकार यहाँ जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम पाई जाती है। यह जनसंख्या में वृद्धि और प्रसरणशील अथवा जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को व्यक्त करती है। अतः यहाँ जनसंख्या मध्यम गति से बढ़ती है। वर्तमान में एशिया के चीन और तथा भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। यूरोप। वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2015 के अनुसार यूरोप की प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर व मृत्यु दर क्रमशः 11 है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या स्थिर हो चुका है। कहाँ? यूरोप। अतः यूरोप में जन्म दर मृत्यु दर से कम होने के कारण यहाँ जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का दर ऋणात्मक पाया गया है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? उत्तर अमेरिका की बात करते हैं। यूरोप की आबादी क्या है? तो यूरोप की आबादी स्थिर हो चुकी है
और उत्तर अमेरिका की, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट 2015 के अनुसार उत्तरी अमेरिका की प्रति हजार जनसंख्या दर मानी जन्म दर, मृत्यु दर क्रमशः जन्म दर क्या है तो 12 है और मृत्यु दर 8 है, यानी कि यहाँ भी आबादी बढ़ रही है लेकिन यह निम्न वृद्धि का क्षेत्र है। और दक्षिण अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका की बात हो रही है तो इनके हिसाब से यहाँ पर देखिए तो जन्म दर 17 और मृत्यु दर 6, यानी कि यह उत्तर अमेरिका से इसमें वृद्धि अधिक है, यानी इसको भी कहा जाए तो मध्यम वृद्धि दर को ही यह व्यक्त करता है। हालांकि इसे स्थिर एवं निम्नतम वृद्धि दर वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जन्म दर 18 और मृत्यु दर 7 है, यानी तुलनात्मक रूप से ये इसकी स्थिति एशिया महादेश के रूप में ही प्रतीत होती है। अतः कुछ देश मध्यम प्रजनन दर वाले देश में शामिल है। यहाँ भी जनसंख्या अल्प वृद्धि और मध्यम वृद्धि तथा निश्चित वृद्धि दर वाले देशों के रूप में ही देखी जाती है। तो इसी के साथ हम लोग का आज पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये पार्ट 4 समाप्त हुआ। इसके बाद मिलेंगे पार्ट 5 में। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।